एपिसोड की शुरुआत साल 2014 के सीन से होती है, जहाँ पर रूह अपने कॉलेज से घर आती है। बाहर बारिश हो रही थी। उसके आते ही आंटी पाई उससे पूछती है कि लूशिंग तुम्हारे साथ आया क्या, वो तुम्हें पिक करने के लिए आया था। रूह को पता नहीं होता, तभी बारिश में भीगकर लूशिंग आता है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर गए थे, तो वो कुछ भी नहीं बोलता, बस डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। रूह भी उसके रूम में आती है और उसे वहाँ पर सिर्फ टॉवल में रैप देखकर उससे पहले उसे क्लोथ्स पहनने के लिए कहती है, लेकिन वो गुस्से भरे फेस में उसके सामने आता है और उसे एक्सप्लेनेशन मांगता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया और तुम्हें किसी और के साथ जाते हुए देखा। रूह उसे बताती है कि बारिश हो रही थी, इसीलिए सीनियर ने मेरे लिए कैब बुलाई और अम्ब्रेला पकड़ा था, तो इसमें गलत क्या है। वो उसे कंपोजिशन मांगकर उसे किस करता है और जैसे ही उसे मॉम बुलाती है तो वो रेडी होने जाता है। सीनियर यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शू डोर नॉक करके लूशिंग को बुलाता है। रूह उसे वहां से भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो ड्रेस्ड अप नहीं थी, इसलिए वो जाकर दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शू बोलता है कि अभी ना मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम मुझे कंपनी दो क्योंकि जो के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। मैंने मैनेजर से पूछा, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ पर हो। तभी शू वॉमिटिंग के बहाने अंदर बेड पर लेट जाता है और वो रूम को डेकोरेट देखकर पूछता है कि ये क्या है। तो लूशिंग बताता है कि ये तुम्हारे लिए है, मुझे पता चल गया था कि तुम्हारी जू के साथ फाइट हुई है। वो खुश होकर उसे हक करता है, लेकिन तभी वॉमिटिंग के लिए बाथरूम में जाता है। जिस बीच वो क्लोजेट के अंदर अपना कोट ट्रैप करके बैठी हुई थी। अब इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, तभी फिर से शू बाहर आ जाता है और लूशिंग के साथ ड्रिंक करने लग जाता है। वो उसे बताता है कि अभी सब खत्म हो गया है, तुम्हें पता नहीं है मैं डेट पर गया था, मैंने देखा कि जू मुझे कितना ज्यादा हेट करती है, और फिर से थ्रो अप करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी रूह बाहर आती है और दोनों यहाँ पे रूह की शर्ट ढूंढने लग जाते हैं। तभी शू बाहर आकर उन्हें शर्ट दिखाकर पूछता है कि ये ढूंढ रहे हो, लेकिन रूह को वहाँ पर देखकर वो शॉक होता है। पहले वो उनसे पूछता है कि ये क्या हुआ यहाँ पर, लेकिन लूशिंग रूह को पहले पूरा ड्रेस्ड होकर आने के लिए कहता है, तो वो चली जाती है। उसके जाते ही शू हाइपर होकर लूशिंग से पूछता है कि पहले तुमने उसके लिए इन्वेस्ट किया पब्लिसिटी के नाम पर, और अभी ये सब क्या है, कि तुम लोग फिर से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हो। लूशिंग मना करता है, पर शू से ज्यादा शौक होकर बोलता है कि स्टेटस ना होने के बाद भी तुम ये कर रहे हो, तुम्हारा रिलेशनशिप तो बहुत ही ज्यादा मेसी है। लूशिंग बोलता है कि मैं रूह को पसंद करता हूँ और अगर हम साथ में हैं तो स्टेटस मैटर नहीं करता। जो सुनकर शू से बोलता है कि भला तुम्हें कौन ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तभी वहाँ पर रूह आती है। वो बोलती है कि हमारे बारे में किसी को मत बताना, जिस चीज के लिए वो एग्री नहीं होता। फिर लूशिंग उसे किसी गेम का कुछ देने के लिए बोलता है तो वो मान जाता है, लेकिन उन्हें अभी वो भेजने के लिए कहता है कि अगर तुम खुद दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो इसके लिए कैसे रहोगे। अगले सीन में हम इन लोगों का रेगुलर डे का शूट देखते हैं। तभी उन्हें शो से नोटिफिकेशन आता है कि अभी उनका 3rd राउंड होने वाला है, जिसमें उन्हें जिसके साथ डेट में अलॉट किया होगा उसके साथ जाना होगा। और अभी जो 2 नए चैलेंज आए हैं, उसे कोई भी गेस्ट अपने पेयर उसमें से चेंज कर सकता है। इस राउंड के बाद जिसके साथ कोई पेयर नहीं होगा उसे शो से जाना पड़ेगा। फिर लूशिंग अब जैसे ही रनिंग करके अपने रूम में आता है तो शू वहाँ पर बैठा हुआ था। लूशिंग उसे बोलता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें ऐसे रूम में आने के लिए मना किया है। शू सैड होकर बोलता है कि मैं शो से जा रहा हूँ। लूशिंग को कुछ भी समझ नहीं आता, तो शू उसे बताता है कि इन 2 दिनों में ही जू मुझे डिवोर्स के लिए बुला रही है। पहले मुझे लगा था कि हम कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे तो बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो यू भी आ गया है तो कुछ बचा ही नहीं है। लूशिंग उसे एक बार और ट्राई करने के लिए बोलता है। तभी उसे शो से नोटिफिकेशन आता है 3rd राउंड के लिए। उसे जाई के साथ डेट पर जाना है, वो भी जू के कैफे में। तो लूशिंग उसे बोलता है कि अच्छा चांस है, जाई ऑलरेडी कैफे में होती है, जहाँ पर शू आता है और वो आते इधर उधर देखता है। वो उसे बोलती है कि तुम अभी भी उसे पसंद करते हो ना, तो बात क्यों नहीं करते, तुम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। वो बोलता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, और वो एक रोज लाया होता है तो जाई उसके हाथ से ले लेती है। पर शू बोलता है कि जू का फेवरेट है, मैं उसके लिए लाया हूँ। तभी वहाँ पर जू आती है और उस पर चिल्लाती है कि पहले तो तुम्हें कभी रोजेस का डिफरेंस पता ही नहीं था, लेकिन डिवोर्स के टाइम सब पता चल गया, वो भी जाई के लिए लेकर आए हो। शू से वो रोज लेकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तो जू बोलती है कि ये उसके हाथ में क्यों था। वो बाहर जाती है तो उसके पीछे शू भी जाता है। जू से बोलती है कि एक ही फ्लावर लेकर आए। तो शू से बोलता है कि मैंने देखा कि एक रोज लॉयल्टी का सिंबल होता है। उसे सॉरी बोलता है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, मुझे एक चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन जू ये नहीं मानती और उसे बोलती है कि मैं थक गई हूँ इन सब से और मैं ये सब सहन नहीं कर सकती, परसों मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए मिलना, ये बोलकर चली जाती है। शो फिर से अब जैसे ही कैफे में आता है तो जाई उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। शो से बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं ही फेल हो गया उसका हस्बैंड बनने में। जाई उसे चेयर अप करने की कोशिश करती
बोलती है कि तुम वो पर्सन हो जो कि हमेशा एटमॉस्फेयर लाइट अप करते हो, तो इसके लिए भी कुछ कर ही लोगे। और वो वहीं पर डेट खत्म करते हैं। इधर शेन एक शॉप में आती है जहाँ पर यू ऑलरेडी एक डॉग को फूड खिला रहा था। उसके आते वो डॉग फूड देकर खिलाने के लिए कहता है। उसे बोलता है कि तुम्हें भी डॉग पसंद है ना, तो शेन उसे कंफर्टेबल हो जाती है। जहाँ वो उसे बताती है कि उसे हाई स्कूल के टाइम पे डॉग पालना था, लेकिन उसकी मॉम ने अलाउ नहीं किया। ये उसे कहता है कि तुम इतने अच्छे से तो बात करती हो, तो नर्वस क्यों हो जाती हो। शेन बोलती है कि तुम ज़्यादा ही बात कर रहे हो, इसीलिए मैं बात कर पा रही हूँ। ये उसे कहता है कि सबकी अपनी पर्सनालिटी और प्रेफरेंस होती है, तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकती हो। फिर डेट खत्म होने के बाद हम सभी को एक रूम में देखते हैं जहाँ केओ ने आकर बताता है कि अभी उनका 3rd राउंड भी खत्म हो गया है और कल उन सभी को हाई स्कूल में आना है अपनी यूनिफॉर्म में फोटोशूट के लिए। शू जब जा रहा होता है तो जू उसे रोककर बोलती है कि आज मैं शाम को घर जा रही हूँ यूनिफॉर्म लेने के लिए, तो वहाँ पर मत आना। वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद हम जू, शेन और रो तीनों को उसके घर में देखते हैं जहाँ पर जू जब अपनी यूनिफॉर्म निकाल रही होती है तभी उसके साथ अपनी पर्सनल डायरी पे निकालती है। रो और शेन जबरदस्ती उसे लेकर पढ़ते हैं। उसमें उसने जो सब कुछ किया होता है और जो भी उसे पसंद है वो लिखा हुआ था। उसमें एक प्लेज पे लिखी होती है शू की तरफ से, जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक मैं अलाइव हूँ तब तक मैं उसे आइसक्रीम केक दूंगा उसके बर्थडे पर, नहीं तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी। वो दोनों ही जब उससे इस बारे में पूछते हैं तो उसे याद करके बताती है कि हाई स्कूल के टाइम उसके बर्थडे के दिन शू वॉल पर चढ़कर उसके लिए ऑर्डर करके एक केक लेकर आया था। नीचे उतरते हुए सर के बल गिर भी गया था। जू उसके पाउंड पर बैंडेज लगाती है। उसके बाद शू ये प्लेज बोलता है और जैसे वो लाइटनिंग की बात करता है तो उसका मुंह बंद कर देती है, लेकिन उससे वो ये प्लेज लिखवा कर लेती है। दोनों अब उसे किसी जगह पर पेस्ट करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल टॉप पर पेस्ट कर रहे होते हैं जहाँ पर ऐसे काफी सारे नोट्स पहले से लगे हुए थे। वो नोट वहाँ पर पेस्ट नहीं हो रहा होता, इसीलिए शू से अपना बैंडेज देता है पेस्ट करने के लिए। ये सब सुनकर वो दोनों ही उससे कहते हैं कि तुम अभी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तुम्हें फिर से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए। पहले जो नहीं सुन रही होती लेकिन फिर बोलती है कि क्या वो मुझे माफ़ करेगा। रोज से बोलती है कि हमेशा तुम्हारी फाइट के बाद वही तुमसे आकर सॉरी बोलता है, इस बार तुम भी बोल दो और वो पक्का तुम्हें माफ़ कर देगा। तो जो ओके बोलती है कि ठीक है मैं उससे बात करती हूँ। अगले दिन फिर हम सभी को उनकी स्कूल यूनिफॉर्म में उस हाई स्कूल में देखते हैं। अकेले यू यहाँ पर अलग स्कूल यूनिफॉर्म में होता है। सबसे पहले हम जू की सिंगल फोटोज लेते हुए देखते हैं वॉल के पास। तभी शू फोटोग्राफर के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या आप फोटोग्राफी सिखाते हो, तो वो हाँ बोलता है। इसलिए वो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उससे ले लेता है। जू का सिंगल फोटोशूट खत्म होता है। अब उन दोनों को साथ में फोटोज लेने के लिए कहा जाता है। जहाँ शू उससे पूछता है कि तुमने इस जगह पर शूट करने के लिए क्यों कहा। जू अब थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है कि ये बहुत ही स्पेशल जगह है मेरे लिए। और जब वो शू से इस बारे में पूछती है तो बोलता है कि यहाँ मैंने तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें केक दिया था। जू उसे खींचकर अब वॉल के अगेंस्ट लेकर जाती है और खुद वॉल पर चढ़ने की कोशिश करती है लेकिन नहीं चढ़ पाती। तो शू उसे नीचे खींचकर पूछता है कि क्या बात है। इस पर वो उसे बता देती है कि मुझे तुमसे सॉरी बोलना है। कुछ सालों से मुझे लग रहा है कि तुम्हें ऐसा पार्टनर बनना चाहिए जो कि मेरे बिना बोले ही सब कुछ समझ जाओ, ये मेरी ही गलती है, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जू उसे हक करके खुद भी सॉरी बोलता है कि मैं भी एक अच्छा हस्बैंड बनने का ट्राई करूँगा। तभी वो फिर से एक प्लेज लेकर लाइटनिंग की बात करता है तो जू वैसे ही खुद उसके हाथ से मुंह बंद कर देती है और दोनों किस करते हैं। इसके बाद हमें 2014 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशिंग कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था और वो उसी टेबल पर सोई होती है। जैसे ही लूशिंग उसके क्लोज आकर उसे किस करने वाला होता है हम एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हैं। रू जैसे ही उठती है तो लूशिंग कंप्लेन करता है कि इस बच्चे को मेरे से प्रॉब्लम है और मॉम और ग्रैंडमा अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तो रो यहाँ पर उस बेबी को शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं होता। लूशिंग उसमें भी कंप्लेन करता है कि तुम उस बच्चे से इतना अच्छे से और मेरे से इतना हार्श तरीके से बात कर रहे हो, क्या ये ठीक है। रो उसकी हेल्प मांगती है लेकिन वो मना कर देता है तो उसे चीक्स पर किस करके बेबी को शांत करने के लिए कहती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर लूशिंग और रो का शूट लाइब्रेरी में होता है। मिंग उन्हें फोटो दिखाकर बोलता है कि फोटोज काफ़ी अच्छे आए हैं। तो लूशिंग उन्हें देखकर बोलता है कि हमें और क्लोज आना चाहिए, लोगों को पसंद आएगा। अब जैसे ही वो क्लोज आते हैं वो उसे रोक कर कहती है कि हम अभी स्कूल यूनिफॉर्म में, ये अच्छा नहीं होगा। तभी वो मिंग को बुलाता है जो कि कुछ क्लोज लेकर आता है और बोलता है कि लूशिंग ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था तो प्रिपेयर करने के लिए ये क्लोथ्स हैं। जो देखकर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तुम काफ़ी तैयारी के साथ आए हो। लूशिंग बोलता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ तो ये प्रॉफिट कैसे जाने दे सकता हूँ। उसके बाद हम ही और शन का फोटोशूट देखते हैं। उनके साथ वाले सीनियर्स बहुत ही टेंशन में आती हैं कि अब क्या करें क्योंकि उनकी पिक्चर में वो दोनों स्ट्रेंजर लग रहे थे। शन उससे पूछती है लेकिन वो उसे ही नहीं बताता क्योंकि वो दोनों की पर्सनालिटी जानती थी कि वो शाय है और उन्हें ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। दोनों ब्रेक लेकर वेट करते हैं और ग्राउंड में बैठे होते हैं जहाँ पर ये लोग बात ही कर रहे थे। ये टाइम कितना जल्दी बीत गया। शन बोलती है कि मुझे याद है कि स्पोर्ट्स डे के दिन तुमने स्पीच दी थी
जिस पर वो बोलता है कि टीचर ने तुम्हें भी मेरा साथ देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मना क्यों किया था। तो शिन बोलती है कि मुझसे इतने सारे लोगों के सामने नहीं बोला जाता। इस पर ही बोलता है कि मुझसे भी। तो शिन उससे पूछती है कि तुमने क्या किया फिर। तो बोलता है कि ट्राई किया, और बताता है कि उसे सबसे ज्यादा अपनी मॉम के साथ जाना पसंद नहीं था, क्योंकि जब वो बाहर जाते थे तो मेरी मॉम के फ्रेंड मिल जाते थे और मुझे उन्हें ग्रीट करना पड़ता था, जिन लोगों के तो मुझे नाम भी याद नहीं रहते थे। इसकी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती। लेकिन उसके बाद मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया कि मैं उन्हें सिर्फ अंकल या फिर आंटी कहकर बुलाऊंगा। लेकिन उसमें भी एक गलती हो गई। मैंने एक लेडी को आंटी बोला था, लेकिन वो कभी भी मुझसे ढंग से बात नहीं करती थी, क्योंकि वो हाई स्कूल में थी। इसे सुनकर दोनों ही हंसने लग जाते हैं, जो सब कुछ सीनरीज देखकर उनकी वैसे ही फोटोज क्लिक कर देता है। दोनों अब यहाँ पर काफी कंफर्टेबली बात करते हैं। ये सभी बातें वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोवर्ट होने के नाते वही दोनों ये सब चीज समझ सकते थे, और उनकी फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। जाया और यू का भी क्लासरूम में फोटोशूट होता है, जहाँ पर ब्रेक के टाइम हुआंग बिन क्रू कॉफी लेकर आता है। जैसे वो जाया को देता है तो वो उसे देखकर पूछती है कि तुम ठीक हो क्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इस पर वो ठीक है बोलता है। वो दूसरे को कॉफी देने के लिए जाता है, तभी जाओ उसके पास आकर बात करती है। जाया उसे बोलती है कि तुम अच्छी तरीके से काम करती हो, तो ऐसे ही करते रहना। इस पर वो खुश होती है, लेकिन फिर वो की बात करने लग जाती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सबसे काम निकलवाना चाहती है, लेकिन बिना कुछ खुद का सैक्रिफाइस किए हुए। जो सब कुछ यू भी सुन रहा था। जाय बोलती है कि उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, लेकिन वो हंसकर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वहां से ये बोलकर चली जाती है। जाय अब यू को बुलाता है, उससे पूछता है कि तुम क्या बात कर रही थी। तो बोलती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही। जाय उसे फिर कॉफी देती है, जहाँ पर यू उससे पूछता है कि तुम इस शो में क्यों आई हो। इस पर जाय बोलती है कि मैंने कहा था ना कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। यू नहीं मानता और बोलता है कि अगर ऐसा होता तो मैं इस शो का वेट नहीं करती, तुम ऑलरेडी उन लोगों को अच्छे से जानती हो। तो जायो से बोलती है कि क्या फिर मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यू उसके लिए भी मना कर देता है कि नहीं, तुम मुझे खुद प्राइवेट में मिलकर कन्फेस कर सकती थी, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों अब एक दूसरे को टीज करते हैं। सीन अभी ऐसे लूशिंग पर आता है, जो कि उनके कैजुअल आउटफिट की फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वहां से क्रू मेंबर जाते हैं, तो रो से बोलते हो कि तुम इससे काफी खुश लग रहे हो। लूशिंग उसके पास आकर बोलता है कि होगा ही ना, इन्वेस्टर जो हूँ। तभी मिंग आकर बोलता है कि उनका क्रू मेंबर भी फेंट हो गया है। रो अब हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर जैंग भी आता है। वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन रो रोक कर बोलती है कि डॉक्टर ने बताया कि उसे बीमारी है, कि ऐसे क्रू मेंबर ओवरवर्क करते हैं। जैंग मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो उसे बोलती है कि हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। मैंने मिंग को उसकी फैमिली कंडीशन जानने के लिए भेजा है, ताकि हम फाइनेंशियली उसे सपोर्ट कर सकें। जैंग भी इस चीज़ के लिए हाँ बोलता है। अगले सीन में फिर हम रू और लूशिंग को जैंग के कैबिन में आता हुआ देखते हैं, जहाँ पर रू बोलती है कि अचानक से बिन हमें सू क्यों कर रहा है। जैंग को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बोलता है कि बिन हमसे 1 साल का ऑफ और 1 साल का पेमेंट मांग रहा है। वो भला ऐसे कैसे कर सकता है। रो कहती है कि इससे हमारे शो के एयर होने में प्रॉब्लम आ सकती है। तभी जैंग बताता है कि हमारा शो सस्पेंड हो सकता है। किसी ने क्रू में रूमर्स फैला दी है कि हमने बिन को बुरा ट्रीट किया है, इस वजह से क्रू मेंबर लीव ले रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें। रो बोलती है कि हम लॉयर हायर करते हैं। तो लूशिंग जाय का नाम लेता है। रो पहले मना करती है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लूशिंग बोलता है कि मैं भी शो का इन्वेस्टर हूँ, इसका लॉस मेरा भी लॉस होगा। जाय इसके लिए फाइट कर सकती है, जो सुनकर रो अब मान ही जाती है। फिर हम जाय और रो को साथ में देखते हैं, जहाँ पर रो अभी भी उसे थैंक यू बोलती है। तभी वहाँ पर बिन की वाइफ आती है। रो उससे पूछती है कि बिन नहीं आएगा क्या। तभी उसके पीछे शिन आकर बोलती है कि मेरा क्लाइंट ट्रेस कर रहा है, तो उसकी वाइफ है। जहाँ पर जाय और रो दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि शिन उनकी लॉयर है। जाय बोलती है कि ये वर्क प्लेस इंजरी नहीं है, तो हम इसके पैसे नहीं दे सकते, लेकिन प्रोडक्शन टीम बिन के मेडिकल बिल पे करेगी। बिन की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए इससे बिन की वाइफ खुश नहीं होती। शिन से दूसरा कंपनसेशन मांगती है, जो कि जाय और वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद कैब में जब शिन और बिन की वाइफ जा रहे होते हैं, तो बिन की वाइफ बोलती है कि अच्छा किया आपने उनसे ऐसे बात की। शिन से बोलती है कि हम जो कंपनसेशन मांग रहे हो बहुत ज़्यादा है। इस पर वो कहती है कि उनके शो का इन्वेस्टमेंट भी तो इतना ज़्यादा है ना, उसमें से क्या वो लोग इतना भी अमाउंट नहीं दे सकते। शिन को अब यहाँ पर शक होता है। वो पूछती है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे पता। तो थोड़ा नर्वस होकर बोलती है कि मेरा हस्बैंड भी क्रू में ही था, जो बात उसने ही सुनी थी। ये सुनकर शिन उसे कुछ भी नहीं बोलती। रात के टाइम जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसके लिए, कि कैसे शिन रू के अगेंस्ट है, इसी चिंता में होती है कि कहीं उनके बीच में फाइट ना हो जाए। तभी शू उसके पास आकर उसे कडल करता है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। इसे सुनकर वो नाराज होकर दूर जाता है।
जो उसे मनाने आती है, लेकिन जैसे ही रो को नीचे आते हुए देखती है तो उसे रूम में जाने के लिए कहती है। जो को बिट्रेयल फील होता है, लेकिन वो चला जाता है। जो अब उसके ऊपर आने का वेट करती है, जहाँ उसके आते ही पीछे से शिन भी आ जाती है। वो उन दोनों को बात करने के लिए वाइन के साथ टेरेस पर लेकर जाती है। जो देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। तीनों अब टेरेस पर होते हैं, जहाँ पर जो उनसे पूछती है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें सारी प्रॉब्लम्स मिलकर सॉल्व कर लेनी चाहिए, किसी भी चीज को हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने देना चाहिए। ये बोलकर वो वाइन का एक ग्लास पीती है और उन दोनों को बोलने के लिए कहती है कि तुम भी रिकॉन्साइल कर लो। दोनों ही हंसते हुए कहते हैं कि हमारी फाइट हुई ही नहीं है। जो सुनकर जो चैन की सांस लेकर शिन से पूछती है कि फिर तुम इतनी सैड क्यों लग रही थी। तो शिन बोलती है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। मुझे मेरे बॉस ने बुलाकर बताया कि मेरे क्लाइंट ने सामने से मुझे उनका लॉयर बनने के लिए कहा था। मैंने अपने बॉस से बात करके मना भी किया कि अपोजिशन में मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं तो फेमस लॉयर भी नहीं हूँ, तो भला मैं ही क्यों इस केस को लूँ। ये बात उन्हें भी समझ नहीं आती। रो भी बोलती है कि पहले बेन भी कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उसने अचानक से सू किया। इसका पहले रीजन ये है कि वो शिन और मेरे रिलेशनशिप खराब करना चाहता है और हमारे शो को भी इससे इफेक्ट होगा। लेकिन लास्ट में सब भुलाकर शिन और रो बोलते हैं कि चिंता मत करो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही होगा। रो फिर जैसे ही अपने रूम में आती है तो लूशिंग वहां पर आ जाता है और उससे बोलता है कि उसे कुछ दिखाना है। यहाँ से फिर हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है। उस दिन वैलेंटाइंस डे होता है। रो बाहर लूशिंग का वेट कर रही होती है जाने के लिए। लूशिंग आते ही उसे वैलेंटाइंस डे विश करते हुए फ्लावर का बुके देता है। वो एक पोस्ट कार्ड उसे दिखाती है जो कि लूशिंग ने 2 साल पहले लिखा होता है, जो कि अभी आया था। लूशिंग उसे लेकर बताते हैं कि ये मैंने अभी के लिए लिखा था, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आया है। इसमें मैंने लिखा था कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड होगी। रो पूछती है कि तुम्हें उस टाइम कैसे पता था कि हम लोग साथ आने वाले हैं। तो वो कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें परसू करूंगा। वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मैरिज करोगी। तभी फायरवर्क शुरू हो जाते हैं। रो कुछ बोलती है लेकिन उसे सुनाई नहीं देता। लूशिंग उसे बोलता है कि तुम कुछ नहीं बोल रही हो तो मैं हाँ ही मान लेता हूँ, जो सुनकर वो स्माइल करती है। सीन अब यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लूशिंग रो को एक मेडिसिन के पैकेट की फोटो दिखाता है, एवरग्रीन क्लिनिक करके, जो कि उसे बेन के घर के डस्टबिन से मिली होती है। रो कहती है कि बेन पहले से ही बीमार था और इस मेडिसिन को लेकर अपनी बीमारी को सप्रेस कर रहा था और अभी चांस मिलते ही सारा ब्लेम हम पर डाल रहा है। शिना बोलता है कि वो यही सोच रहा है कि वो इसे प्रूफ कैसे करे। तो रो उस पैकेट के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उनसे बोलती है कि उसे उनका पैकेज डिस्ट्रॉय हो गया है, उसमें क्या था क्या आप बता सकते हैं और हम कंपनसेशन भी पे करेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि उसमें एक स्वेटर और फोन कट कर देते हैं। बाद में कॉल करने पर वो नंबर अनरीचेबल चला जाता है। वो लोग उसके बाद और इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, जहाँ पर लूशिंग बताता है कि उसने क्रू मेंबर से पूछा तो उन्होंने बताया कि बिन के पास हमेशा एक थर्मस रहता था जिसके अंदर कुछ मेडिसिन होती थी जो वो अपनी हेल्थ के लिए पीता था। रो कहती है कि वो उसकी चाइनीज मेडिसिन थी, हमें सिर्फ यही प्रूव करना है। लूशिंग उससे कहता है कि हमें उसके विलेज चलकर इस क्लिनिक के बारे में जानना चाहिए। अगले सीन में अब उन्हें रेडी होकर विलेज के लिए निकलते हुए देखते हैं। उन्हें जाते हुए जियाओ देखती है और खुश होती है। रो यहाँ पर कार ड्राइव कर रही होती है और लूशिंग से बोलती है कि तुम नाप लो, तुम्हारी नींद कल से अच्छे से पूरी नहीं हुई है। जो सुनकर वो खुश होकर नाप ले लेता है और वो लोग विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ ओल्ड लोग बैठे हुए थे। लूशिंग और रोन से जाकर क्लिनिक के बारे में पूछते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर वांग कब का यहाँ से चला गया है। जो सुनकर वो ओके बोलकर थोड़ा सा आगे जाती है, लेकिन लूशिंग उसे बोलता है कि मुझे ये सच नहीं लग रहा। वहाँ की शॉप से कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए जाते हैं, जहाँ के शॉप ओनर से लूशिंग कहता है कि उसे स्टमक एक हो रहा है तो जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। वो उन्हें उस विलेज के बाहर वाले डॉक्टर का एड्रेस देती है, लेकिन लूशिंग अर्जेंट बोलता है तो वो हाँ बोलकर कहती है कि एक डॉक्टर है, तुम अभी यहीं पर बैठो। पर दोनों बाहर वेट करते हैं। वो लेडी अब किसी को कॉल करके बोलती है कि 2 लोग आए हैं, क्लिनिक के बाहर में पूछ रहे हैं, जल्दी आ जाओ। थोड़ी देर में अब वहाँ पर 2-3 लोग आ जाते हैं, जो आते ही लूशिंग का कॉलर पकड़कर बोलते हैं कि बिन की ये हालत करने के बाद यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, शांति से कंपनसेशन दे दो, तुम लोगों को इतना छोटा अमाउंट भी नहीं दे सकते क्या। लूशिंग उसे बोलता है कि हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, लेकिन वो उसे प्रोवोक करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी लूशिंग उसे नहीं मारता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे। वहाँ से जाने के बाद रू अब खुश होकर बोलती है कि तुम सच में बड़े हो गए हो, तुमने फाइटिंग नहीं की। तभी किसी बच्चे की बॉल लूशिंग को आकर लग जाती है। वो बच्चा आकर उसे सॉरी बोलते हैं। रू अब लूशिंग को वेस्ट में दर्द हो रहा है ऐसे एक्टिंग करने के लिए कहती है और उन बच्चों से बोलती है कि उसके वेस्ट में प्रॉब्लम है, तो क्या आप हमें क्लिनिक में लेकर जाओगे। वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ, डॉक्टर वांग ना बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। दोनों वहाँ पर जाते हैं। फिर हम बिन और उस पर्सन का सीन देखते हैं जो इंसान लूशिंग को प्रोवोक कर रहा था विलेज में। वो बिन की वाइफ को सिस्टर इन लॉ कहकर बताता है कि वो उन दोनों को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे, चिंता मत करो, जिस पर वो ओके बोलती है। बिन उसे ये सब रोकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो मना करती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाती है। बिन की वाइफ पूछती है कि क्या आप कंपनसेशन की बात करने के लिए आई हो, तो शेन उसे बताती है कि इतना हाई अमाउंट मिलने के चांसेस काफी कम है,
तुम कितना कम कंपनसेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। इस पर बिन की वाइफ बोलती है कि मैं एक पैसा भी कम नहीं लूंगी, मुझे इतने ही चाहिए किसी भी हालत में। जो सुनकर शिन बिन से पूछती है कि वो कैसा है। इस पर वो कहता है कि वो अच्छा है। तभी उसकी वाइफ चिल्लाकर कहती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है। हमारी पूरी फैमिली बिन के ऊपर ही डिपेंड है, अगर हमें ये पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे। शिन उसे बोलती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और वो समझ देखकर पूछती है क्या ये कोई चाइनीज मेडिसिन है। इस पर बिन की वाइफ साफ साफ मना करके बोलती है कि ये टॉनिक है, मैंने ही बनाया है। ये सुनकर शिन को उस पर शक होता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं आपकी लॉयर हूँ तो मुझे सब कुछ सच ही बताना। इधर वो बच्चे रू और लूशिंग को उन डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर वांग लूशिंग की बैग देखता है कि उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, क्या कर रहे हो। लूशिंग पूछता है कि क्या आप बिन के बारे में जानते हो। वो मना करता है। तभी वहाँ पर फिर से वो बिन का भाई और विलेज के लोग आ जाते हैं उन्हें वहाँ से लेकर जाने के लिए। लेकिन उसी वक्त घर में से वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है जो कि लूशिंग को अपना लवर समझ लेती है और उन्हें उससे दूर करने के लिए कहती है कि उनकी मैरिज होने वाली है। वो उन्हें लेकर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं ले जा पा रहे हैं। वांग ये देखकर उनके पास जाकर बोलता है कि उन्हें रहने दो, थोड़ी देर में उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। जो सुनकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। वांग फिर लूशिंग को ट्रीटमेंट करना है ये बोलकर अंदर लेकर जाता है, जहाँ वो लेडी लूशिंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो लूशिंग उसे फ्रेंडली टोन में पहचानने के लिए कहता है। फिर वो उसे अपना फ्रेंड समझकर अपने रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर वेडिंग की चीजें दिखाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें वेडिंग ड्रेस दिखाती हूँ। तभी वहाँ पर वांग और लूशिंग भी आ जाते हैं। वांग उससे इस चीज के लिए मना करता है, पर वो उसे बोलती है कि पता नहीं कौन सा थीफ आकर मेरे कपड़े चुरा जाता है। अब जब वो अपनी चीजें ढूंढती है जो कि उसे नहीं मिल रही थी तो चिल्लाने लग जाती है कि सब कुछ चोरी हो गया है। तभी रोज के वार्डरोब में से एक रेड ड्रेस निकालती है, लेकिन वो उसे अच्छी नहीं लगती। पर लूशिंग कहता है कि तुम इसके अंदर ना बहुत ही अच्छी लगोगी। तब जाकर वो खुश होकर इस ड्रेस को ले लेती है और वो उसे बोलती है कि अब जाकर उसकी वांग के साथ शादी हो रही है। मेरे पेरेंट्स मुझे रूम में बंद करके रखते थे कि मैं उसके साथ शादी ना करूं। जिस चीज का जब वो रीजन पूछती है तो उसे कुछ भी याद नहीं आता। अब थोड़ी देर में हम वांग को उन दोनों को बताते हुए देखते हैं कि वांग फ्रंट लाइन पर जा रहा था। इसी वजह से उसके पेरेंट्स को लगा कि मैं वापस से नहीं आ पाऊंगा, लेकिन यूजी ने कहा था कि वो मेरा वेट करेगी। उसने उसे एक हैंकी दिया था नीडल वर्क करके, लेकिन वहां से जाने के बाद मेरे विलेज के साथ से कॉन्टैक्ट छूट गया और सभी को लगा कि मेरी डेथ हो गई। यूजी के पेरेंट्स ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी और जब मैं आया तो उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। इस वजह से मैं किसी और विलेज में जाकर चाइनीज मेडिसिन की पढ़ाई की और यहीं पर रह गया। लेकिन अब 4 मंथ पहले यूजी के रिलेटिव ने उसे कॉल करके बताया कि यूजी को डिमेंशिया हो गया है और उसे मैं भी याद नहीं हूँ। उसका कोई बच्चा भी नहीं था और हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। उसे संभालने वाला कोई भी नहीं था, तो मैं उसे अपने पास लेकर आ गया। तब रो से बोलती है कि लेकिन उसकी आपसे शादी करने की विश पूरी नहीं हुई और वो अभी भी इसके बारे में सोचती है। जो सुनकर वो सैड हो जाता है। वही शिन रिजॉर्ट में आती है, जहाँ पर वो ही को नूडल्स खाते हुए देखती है। वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है क्योंकि उसने डिनर नहीं किया होता, तो वो भी खाने लग जाती है और उसे प्रेस करती है। फिर वो उससे बोलती है कि मैं भी कुक करती हूँ तो मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। फिर वो उससे रू और लूशिंग के बारे में पूछती है। इस पर वो बताता है कि वो लोग बिन के विलेज गए हैं किसी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए। शिन बोलती है कि आज मुझे भी उसके रूम में चाइनीज मेडिसिन की स्मेल आई थी। मैंने पूछा तो उसकी वाइफ ने मुझे टॉनिक बताया। ये बोलता है कि तुम तो उनकी लॉयर हो ना, तो तुमसे भला वो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। शिन कुछ सोचकर बोलती है कि मुझे पता चल गया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।